हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूं आप सबका फिजिक्स की इस महत्वपूर्ण क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बिहार के किसी भी एग्जाम में पूछे गए हों, चाहे वो बिहार पीसीएस हो, बिहार टीचिंग भर्ती हो, या फिर मतलब टीचिंग से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम हो, बिहार पुलिस हो, या फिर बिहार में हो रहे कोई भी एग्ज़ाम जो बिहार में हुए हैं और वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें, हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे साइंस के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और हिस्ट्री और ज्योग्राफी, साथ ही बिहार जी के ईवीएस के भी क्वेश्चन आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे, तो आप उन्हें देखना भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत द्वारा हाल ही में प्रक्षेपित किए गए अंतरिक्ष यान चंद्रयान 2 के एक भाग लैंडर का नाम क्या है? विक्रम, प्रज्ञान, रोवर, सतीश, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 65 बीपीएससी री एग्जाम 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो हमारे बिहार के किसी भी एग्जाम में आया है वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे, तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। यहाँ पे पूछा है कि चंद्रयान 2 के एक भाग लैंडर का क्या नाम है। मतलब यहाँ पे केवल पूछा है कि जो चंद्रयान 2 है उसके लैंडर का क्या नाम है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम विक्रम था। चंद्रयान 2 जो है ये लॉन्च कब हुआ था? 22 जुलाई 2019 को GSLV MK3 M1 द्वारा आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रमोचित किया गया था। प्रमोचित यानी लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? 22 जुलाई 2019 को। कौन से व्हीकल से लॉन्च किया गया था? तो GSLV MK3 M1 के द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है, चंद्रयान 2। अब बात करें चंद्रयान 3 की, तो चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को GSLV MK3 LMV3, या फिर इसको GSLV MK3 या फिर LMV3 कहते हैं। GSLV MK3 से चंद्रयान 2 भी था, GSLV MK3 से चंद्रयान 3 भी लॉन्च किया गया। कहाँ से लॉन्च किया गया? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, ठीक है। चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया? चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को। चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया? तो 14 जुलाई 2023 को, ठीक है। दोनों जुलाई में ही लॉन्च किए गए थे, एक साल के लगभग अंतराल पे। ये 22 जुलाई को था, ये 14 जुलाई को था, ठीक। तीसरा वाला अगला क्वेश्चन है, उपग्रह का उपयोग किया जाता है, मतलब सैटेलाइट का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? ऊर्जा पैदा करने के लिए, टेलीविज़न के लिए, रेडियो के लिए, या प्रकाश के लिए? तो हम सभी जानते हैं जो सैटेलाइट होती है इसका उपयोग ना ऊर्जा पैदा करने के लिए, ना ही रेडियो के लिए, टेलीविज़न के लिए और प्रकाश के लिए, चारों के लिए ही नहीं होता है, इसलिए ये जनरल मार्किंग था। और ये कोई क्वेश्चन मैं अपने आप से नहीं लेकर आई हूँ, ये BPSC CDPO प्री 2005 में पूछा गया क्वेश्चन था। इस पर सबको जनरल मार्किंग मिला है क्योंकि ये क्वेश्चन ही थोड़ा सा मतलब गलत था। उपग्रह का प्रयोग संचार, प्रसारण, मौसम विज्ञान सहित कई विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। कृत्रिम उपग्रह एक प्रकार के प्रयोजन से भेजा जाता है। एक इलेक्ट्रॉनिक उपग्रह जो पृथ्वी या अन्य उपग्रह की परिक्रमा करता है। जैसे कि उपग्रह जो होता है ये क्या होता है? उपग्रह हम लोग क्यों छोड़ते हैं? सैटेलाइट क्यों छोड़ते हैं? मौसम की जानकारी के लिए, संचार के लिए सैटेलाइट छोड़ा जाता है। सैटेलाइट भी दो प्रकार का होता है, एक तो होता है प्राकृतिक और एक होता है कृत्रिम। कृत्रिम सैटेलाइट जो होता है ये क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है और ये मौसम विभाग की तरफ से मौसम की जानकारी के लिए, संचार प्रसारण के लिए छोड़ा जाता है। और एक जो प्राकृतिक उपग्रह होता है, जैसे चंद्रमा हमारे सूर्य का उपग्रह है, ये क्या करता है? पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, तो ये प्राकृतिक उपग्रह के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनसेट 2A कब छोड़ा गया? इनसेट 2A कब छोड़ा गया? 4 जुलाई 1975, 18 मई 1974, 10 जुलाई 1992, 19 अप्रैल 1975। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इनसेट जो है वो छोड़ा गया था 10 जुलाई 1992 में। कब छोड़ा गया? 10 जुलाई 1992 में। ये उस समय का करंट का क्वेश्चन था क्योंकि ये आया हुआ था 1992-93 प्री में, BPSC 38 BPSC 1992-93 में, ठीक है। इनसेट 2A कब छोड़ा गया? 10 जुलाई 1992 को छोड़ा गया। आगे देखते हैं, रडार का आविष्कार किसने किया? रडार का आविष्कार किसने किया? रडार एक प्रकार का यंत्र है। रडार किस यूज में आता है ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा कि रडार का यूज क्या होता है। रडार का जो खोज है वो रॉबर्ट वाटसन ने किया था। किसने खोज किया था? रॉबर्ट वाटसन ने किया था।
कब किया था? 1935 में, ठीक है। कब किया था? 1935 में। 1935 में रॉबर्ट वाटसन ने अपना पहला रडार जो है वो प्रयोग कर लिया था। आपसे रडार का फुल फॉर्म पूछा जाता है, इसको स्टार मार्क करिएगा, क्योंकि रडार का फुल फॉर्म कई एग्जाम में पूछ चुका है। रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ये रडार का फुल फॉर्म होता है। और 1935 में रॉबर्ट वाटसन द्वारा रडार की खोज की गई थी, रडार का आविष्कार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सीवी रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? 1928, 1930, 1932 या 1935? सीवी रमन, इन्होंने भौतिक के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा योगदान दिया था। रमन प्रभाव देने वाले यही थे। रमन प्रभाव के लिए ही इन्हें 1930 में नोबेल का भौतिक पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1930 को। इनका पूरा नाम जो है वो है डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। सीवी रमन शॉर्ट में कहा जाता है। इन्होंने रमन प्रभाव दिया था, जिसके लिए इन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार, फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? न्यूटन, जेम्स वाट, हम्फ्री डेविड, गैलीलियो? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, गैलीलियो। गैलीलियो गैलीली नामक एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने टेलीस्कोप की खोज की थी। न्यूटन की बात करें, न्यूटन ने किसका खोज किया था? तो आइजक न्यूटन ने ग्रेविटी का खोज किया था। न्यूटन ने किसका खोज किया था? ग्रेविटी का खोज किया था। गैलीलियो ने किसका खोज किया? टेलीस्कोप का खोज गैलीलियो ने किया था। अगला क्वेश्चन है, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? राइट ब्रदर्स, जेम्स वाट, हम्फ्री डेविड या वोन ब्राउन? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा राइट ब्रदर्स। राइट ब्रदर्स दो भाई थे, इन्होंने हवाई जहाज का आविष्कार किया था, ठीक है। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? राइट ब्रदर नाम के दो भाइयों ने किया था। आपको बता दें, आपको हमारे इसी चैनल पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साथ ही साथ साइंस के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के विद एक्सप्लेनेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के वीडियो इसी चैनल पे मिल जाएंगे, तो आप उन्हें भी ज़रूर देखें। इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनका प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें, अगर आप इस वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक टेलीस्कोप उपयोग करता है रेडियो तरंगों का, ध्वनि तरंगों का, दृश्य प्रकाश का या चुंबक का? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। आधुनिक टेलीस्कोप जो है वो रेडियो तरंगों का यूज करता है। किसका यूज करता है? रेडियो तरंगों का। अगला क्वेश्चन है, देखिए, आधुनिक टेलीस्कोप में रेडियो तरंगों का यूज किया जाता है। ये समानता क्या होती है? 30 किलो हर्ट्ज से 3 किलो हर्ट्ज की आवृत्ति वाला प्रयास रखती हैं। कितना रखती हैं? 30 किलो हर्ट्ज से 3 किलो हर्ट्ज तक रखती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ध्वनि को किस में मापा जाता है, तो ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। किस में मापा जाता है ध्वनि को? ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, घड़ी में प्रयोग होने वाला क्वार्टर क्रिस्टल होता है सोडियम सिलिकेट, सिलिकॉन ऑक्साइड, जर्मेनियम ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड? घड़ी में जो क्वार्टर क्रिस्टल यूज होता है वो किसका बना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सोडियम सिलिकेट का। घड़ी में प्रयोग होने वाला क्वार्टर क्रिस्टल किसका बना होता है? सॉरी, सिलिकॉन ऑक्साइड का बना होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, सिलिकॉन ऑक्साइड का। घड़ी में प्रयोग होने वाला जो क्वार्टर क्रिस्टल होता है वो किसका बना होता है? सिलिकॉन ऑक्साइड का बना होता है। इसका फॉर्मूला होता है SiO2। SiO2 इसका फॉर्मूला होता है, सिलिकॉन ऑक्साइड का बना होता है, ठीक है। प्रकृति रूप से इनमें कुछ रॉक क्रिस्टल और राइस्टोन रूप में भी पाए जाते हैं, लेकिन जो घड़ी में जो ये क्वार्टर्स है, क्वार्टर क्रिस्टल का प्रयोग घड़ी के साथ साथ रेडियो, टेलीविज़न में भी प्रयोग किया जाता है। ये मानव निर्मित होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं? मानव निर्मित होते हैं। और क्वार्टर क्रिस्टल का प्रयोग घड़ी के साथ साथ रेडियो में, टेलीविज़न में, इन सब में भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वैल्यू सोलर स्थिरांक का मान्य है? सोलर स्थिरांक का मान क्या है? 1.6 किलो वाट पर मीटर स्क्वायर, 1.4 किलो वाट पर मीटर स्क्वायर, 1.2 किलो वाट पर मीटर स्क्वायर, 1.8 किलो वाट मीटर स्क्वायर? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, वैल्यू सोलर स्थिरांक जो है वो है 1.4 किलो वाट पर मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू सोलर स्थिरांक है।
70 बीपीएससी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। बीपीएससी जो है ये अपना क्वेश्चन रिपीट करता है। बिहार टीचिंग या बिहार में हो रहे किसी भी एग्जाम की बात करें, वो बीपीएससी आयोग द्वारा ही कंडक्ट करवाया जाता है और बीपीएससी हमेशा अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट करता है। यह हाल ही फिलहाल 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसके आने की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा है 6 to 8th साइंस वालों के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। अगर आप 6 to 8th साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो इसको स्टार मार्क करिएगा कि सोलर वैल्यू का स्थिरांक मान पूछ सकता है। सोलर वैल्यू का स्थिरांक मान कितना होता है? 1.4 के वाट पर मीटर स्क्वायर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गार्ड पार्टिकल है न्यूट्रिनो, हिग्स बोसान, मेसान या फिर पॉजिट्रॉन, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हिग्स बोसान को गार्ड पार्टिकल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कौन सा है गॉड पार्टिकल? हिग्स बोसान है। ठीक है, हिग्स बोसान की खोज हिग्स बोसान नामक साइंटिस्ट ने ही की थी और इन्हीं के नाम पे इसका नाम हिग्स बोसान रख दिया गया। इसे गॉड पार्टिकल या ईश्वरीय कण भी कहा जाता है। ठीक है, हिग्स बोसान को। ठीक है, हिग्स बोसान एक मूल कण है। इसकी प्रथम परिकल्पना वर्ष 1964 में की गई थी। कब की गई थी? 1964 में इसकी परिकल्पना की गई थी। प्रायोगिक सत्यापन 14 मार्च 2013 को किया गया और इसका सत्यापन कब किया गया? 14 मार्च 2013 को किया गया। ठीक, इसे ईश्वरीय कण या गॉड पार्टिकल के नाम से भी जाना जाता है। हिग्स बोसान कण की खोज करने वाले वैज्ञानिक की जोड़ी ब्रिटेन में पीटर डब्ल्यू हिग्स तथा बेल्जियम के डब्ल्यू एंगलस्टन को वर्ष 2013 के भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया जा चुका है। यानी कि जिन्होंने हिग्स बोसान की खोज की थी, हिग्स बोसान, इनका नाम था पीटर डब्ल्यू हिग्स और ये कहाँ के रहने वाले थे? ब्रिटेन के। और एक वैज्ञानिक थे डब्ल्यू एंगल्ट, ये जो थे ये बेल्जियम के रहने वाले थे। दोनों को संयुक्त रूप से हिग्स बोसान की खोज करने के लिए भौतिक का नोबेल पुरस्कार 2013 में प्राप्त हुआ था। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संपर्क बल है? चुंबकीय बल, घर्षण बल, प्रभावी बल या इनमें से कोई नहीं। 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है 17वीं बीपीएससी में। इसका सही जवाब हो जाएगा चुंबकीय बल। चुंबकीय बल जो होता है ये गैर संपर्क बल होता है। ठीक है, बात करें घर्षण बल, तो घर्षण बल जो होता है ये दो वस्तुओं के संपर्क में आने से होता है, घर्षण उत्पन्न होता है। जैसे अगर ठंडी के मौसम में आपको ज़्यादा ठंडी लगती है तो आप अपने दोनों हाथों को रगड़ते हैं तो आपके हाथों में घर्षण उत्पन्न होने के कारण हाथ जो होता है वो गर्म हो जाता है, इसी को घर्षण बल कहा जाता है। ठीक है, चुंबकीय बल जो होता है ये गैर संपर्क बल होता है। चुंबकीय बल एक गैर संपर्क बल का उदाहरण है, जबकि घर्षण बल तथा प्रभावी बल संपर्क बल के उदाहरण हैं। ठीक है, घर्षण बल और प्रभावी बल किसके उदाहरण हैं? संपर्क बल के उदाहरण हैं। गैर संपर्क बल में वस्तु के एक दूसरे के साथ संपर्क होने की संभावना कम रहती है। अगला क्वेश्चन है, जैसे आप कोई एग्जांपल हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जैसे मैंने आपको घर्षण बल का एग्जांपल बताया, आप हमें चुंबकीय बल का एक एग्जांपल कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2012 में CENR यूरोपीय प्रयोगशाला में एक बहुत चर्चित गार्ड कण की खोज की गई। इस कण का वैज्ञानिक नाम क्या है? गार्ड कण, जिसे हिग्स बोसान कण भी कहा जाता है, इसका वैज्ञानिक नाम पूछा है। हिग्स इलेक्ट्रॉन, हिग्स बोसान, एक क्वार्क या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा हिग्स बोसान। हिग्स बोसान को ही गार्ड कण या ईश्वरीय पार्टिकल के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खोज दो वैज्ञानिकों ने संयुक्त रूप से किया था। एक कौन थे? हिग्स बोसान, इनका नाम ही था, और एक और वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसकी खोज की थी संयुक्त रूप से। ठीक है, 1960 में इन्होंने इसकी परिकल्पना की थी और 2013 में ये खोज जो है वो प्रयोगशाला में संदर्भित हो गया था। 2013 में ही इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, क्रोमैटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है रंगीन पदार्थों की पहचान करने में, पदार्थों की संरचना निर्धारण में, रंगीन पदार्थों के प्रभावी आश्वन में, एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। 42वीं बीपीएससी प्री 1997-98 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका जो जवाब था वो ये स्टार मार्किंग थी। क्योंकि जो क्रोमैटोग्राफी है, किसी मिश्रण में विभिन्न पदार्थों को अलग करने के लिए
क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन में ऐसा कोई भी एग्जाम ऑप्शन नहीं दिया हुआ था, इसलिए ये स्टार मार्किंग क्वेश्चन था। क्रोमेटोग्राफी का उपयोग किसमें करते हैं? अगर दो मिश्रण है उनमें विभिन्न उनके जो पदार्थ हैं उनको अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी तकनीक का उपयोग किया जाता है। अगर बात करें मुख्यतः इसको किसको अलग करने के लिए किया जाता है, तो विटामिन और प्रोटीन के पृथक्करण के लिए क्रोमेटोग्राफी का यूज किया जाता है। किसके लिए? विटामिन और प्रोटीन की पृथक्करण के लिए इस तकनीक का यूज किया जाता है। ठीक है। प्रारंभ में क्रोमेटोग्राफी तकनीक का उपयोग पदार्थों को उनके रंग के आधार पर अलग करने के लिए किया जाता था, जो ऑप्शन में मिल जाएगा कि रंगीन पदार्थों की पहचान के लिए, लेकिन पहचान नहीं होता था, उनके रंग के आधार पर पदार्थों को अलग कर दिया जाता था, ऐसे किया जाता था। बाद में क्या हुआ? बाद में ये तकनीक धीरे धीरे डेवलप्ड हुई और मिक्स पदार्थों को अलग करने के लिए इसका यूज किया जाने लगा उनके कलर के आधार पर, जैसे विटामिन और प्रोटीन को। मुख्यतः ये किसको अलग करता है? विटामिन और प्रोटीन को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? फोटो डायोड, फोटोवोल्टिक सेल, फोटो उत्सर्जक, एक में से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, फोटोवोल्टिक सेल। फोटोवोल्टिक सेल एक ऐसा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण है जो डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है। ठीक है। फोटोवोल्टिक सेल को ही समान तौर पर सोलर सेल या सौर सेल के नाम से जाना जाता है। सोलर पैनल जो बड़े बड़े आप लोग अपने आसपास लगा हुआ देखते हैं, उसमें इसी फोटोवोल्टिक सेल का यूज किया जाता है। इसे सौर सेल या सोलर सेल कहा जाता है। यह एक गैर यांत्रिक उपकरण है जो सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत में परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार फोटोवोल्टिक सेल डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है। ये क्या करता है? सूर्य के प्रकाश को यानी कि सनलाइट को किसमें चेंज करता है? विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है, इलेक्ट्रिसिटी में चेंज कर देता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एलईडी के संदर्भ में कौन सा सही है? एलईडी ऑप्शन दिया हुआ है, एलईडी प्रकाश स्रोत ऊर्जा की कम खपत करते हैं, एलईडी प्रकाश बल्बों से अधिक अवधि तक कार्य करते हैं, एलईडी में पारा प्रयुक्त होता है जो मनुष्यों के लिए हानिकारक है, एलईडी का ट्रैफिक लाइटों में प्रयोग किया जाता है, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, एलईडी में पारा प्रयुक्त होता है जो मनुष्यों के लिए हानिकारक होता है। 65 बीपीएससी री एग्ज़ाम 2020 में पूछा गया था। सेम यही क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के आपको टीआरई एग्जाम में भी देखने को मिला था। ठीक है। एलईडी प्रकाश उत्सर्जक डायोड एक अर्धचालक उपकरण है जो विद्युत धारा प्रवाहित होने पर प्रकाश उत्पन्न करती है। हम सभी के घरों में लगी होती है एलईडी, हम सब ने देखा है। ठीक है। एलईडी में क्या क्या मिश्रण होता है? तो एलईडी में गैलियम फास्फाइड, इंडियन गैलियम नाइट्राइड आदि का उपयोग किया जाता है। इसमें पारा का उपयोग नहीं किया जो है पारा का उपयोग नहीं किया जाता। और क्वेश्चन में हमसे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे दिया हुआ कौन सा गलत है, कौन सा गलत पूछा है, और यही नहीं देखे, यही अक्सर गलती एग्जाम में भी आप लोगों से भी हो जाती है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, कहाँ पर नहीं, कहाँ पर गलत का यूज किया गया है। एलईडी में पारा प्रयुक्त होता है, यही गलत है, क्योंकि एलईडी में पारा का यूज नहीं किया जाता है, एचजी यानी मरकरी का यूज नहीं किया जाता है। एलईडी प्रकाश ऊर्जा की खपत कम करता है, बिल्कुल सही है। एलईडी प्रकाश बल्बों में अधिक अवधि तक कार्य करता है, ये भी सही है, लेकिन इसमें पारा का यूज नहीं किया जाता है। अगर एलईडी में पारा का यूज नहीं किया जाता तो किसका यूज किया जाता है? तो गैलियम फास्फाइड और इंडियन गैलियम नाइट्राइड का यूज किया जाता है।